हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो हम पढ़ेंगे आज जीके जीएस और उसमें हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके। ठीक है। और स्टैटिक जीके का तो आप लोग मतलब समझते ही हैं, जिसमें कम्प्लीटली क्या आता है, जिसमें कम्प्लीटली तो आता है आपका स्टैटिक जीके में करंट अफेयर। ठीक है। तो उसका नाम ही है स्टैटिक जीके, क्योंकि वो करंट अफेयर से जुड़ी हुई है। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले हम टॉपिक वाइज यानी कि एमसीक्यू के माध्यम से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन को देखते जाना, आंसर बताते जाना। ठीक है। नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही। तो क्लास स्टार्ट हो गई है और मज़ेदार क्लासेस में जुड़िएगा। और आपके एसएससी रेलवे की मेरी थीम जो है, थीम यही है कि जो एसएससी रेलवे की परीक्षा है, एसएससी रेलवे की दोनों की परीक्षाओं के लिए हम पढ़ाते हैं। ठीक है। और मॉर्निंग में डेली 9 AM पर यानी कि सुबह मॉर्निंग में थ्योरी क्लास स्टार्ट होती है और 9 बजे अपलोड हो जाती है, तो उसको भी देख लिया करें। तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखते हैं, वो शो करते हैं, आप लोगों को आंसर देना है। तो अभी तो ओलंपिक के बारे में, ओलंपिक और एशियाई खेलों के बारे में पढ़ना है। ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, यह फर्स्ट क्वेश्चन, बताइए आप इसका आंसर। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 1896 में। कब किया गया था? 1896 में। राइट। अगला क्वेश्चन, इसकी 1 मिनट थीम बता देते हैं। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में, कहाँ पर? एथेंस में, ग्रीस में एथेंस के ग्रीस में 1896 में आयोजित किया गया था। ओके। अगला क्वेश्चन बताइए, ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? बताइए, ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? तो वो जीता था इन्होंने हॉकी में। किस में जीता था? हॉकी में। ठीक है। राइट आंसर इज बी। भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928 में हॉकी में जीता था। नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी, तो नोट्स बनाना नहीं है, क्योंकि नोट्स में बहुत टाइम लगेगा, पीडीएफ से पढ़ लेना। एशियाई खेलों का पहला आयोजन, एशियाई खेलों का पहला आयोजन कब हुआ था? यहाँ पर सन की बात की गई है कि कब हुआ था, तो सन बताना है आपको। तो बताइए। बताइए इसका आंसर। एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में किया गया था। ठीक है। कब किया गया था? 1951 में किया गया था। अब हम बात करेंगे इसकी थीम की। एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में हुआ था और साथ में पहला एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में यानी कि भारत में। ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर। किस भारतीय खिलाड़ी ने व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है? अभिनव बिंद्रा, पीवी सिंधु, लिएंडर पेस, सुशील कुमार। तो राइट आंसर इज ए, अभिनव बिंद्रा ने। ठीक है। किसने? अभिनव बिंद्रा ने। ओके, अभिनव बिंद्रा ने। मेरी क्लास को आप डेली देखते जाएंगे तो इसी से सब कुछ हो जाएगा। आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टैटिक जीके का अंत नहीं होता है। आप कहाँ तक बनाएंगे, इसलिए मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखते ही नहीं। अभिनव बिंद्रा ने 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। कब जीता था? अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने रंगीन वलय होते हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने रंगीन वलय होते हैं? बताइए, ओलंपिक ध्वज में कितने रंगीन वलय होते हैं? कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है। कितने? 6 रंगीन वलय होते हैं। चलिए, अरे सॉरी, इसका आंसर 5 है। ठीक है, 5 है। ओके।
कोई बात नहीं, दूसरे का समझ कर मैंने लगा दिया था। आइए वो रंग दिखा देते हैं कौन कौन से हैं ओलंपिक वाले। तो ओलंपिक ध्वज में 5 वलय कौन कौन से हैं? नीला, पीला यानी कि ब्लू, और येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड होते हैं, जो 5 महाद्वीपों के क्या नाम से हैं। ये तो 5 महाद्वीपों का प्रतीक है, ठीक है। चलिए अब हमको पढ़ना है भारत के खेल और पुरस्कार। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम बदल करके ध्यानचंद खेल पुरस्कार रखा गया था, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए। डेली प्रैक्टिस के रूप में देख लिया करेंगे आप तो याद हो जाएंगे, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। पहला अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? पहला अर्जुन पुरस्कार 1961 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1961 में, ठीक है। थीम भी होगी इसकी, यहाँ पर नहीं है तो कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पर अब बताइए आप लोग, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो इंटरनेशनल गेम डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रण का आप एक अंदाज लगा लीजिए, एक ट्रिक लगा लिया करो रटने के लिए। रण का मतलब क्या होता है? रण युद्ध। और जब आप रण में जाएंगे तो क्या करेंगे? रण में जाना कहाँ पड़ता है? क्रिकेट खेलने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? रण में। तो रणजी ट्रॉफी आप भूलेंगे नहीं आप। देखो जो ट्रिक से अपने माइंड से लगा लिया करो, एक ट्रिक, इस ट्रिक के माध्यम से हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो उसी ट्रिक के माध्यम से आप सीखना शुरू कीजिए। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब जीता? तो साइना मिर्जा ने क्या जीता था? यहाँ पर जो साइना लिखा है ना, तो साइना मिर्जा, ठीक है, बट गलत है। यहाँ पर सानिया मिर्जा है। क्या है? सानिया मिर्जा, ठीक है, सानिया मिर्जा। ओके, सानिया मिर्जा। तो किसका इसका राइट आंसर? सानिया मिर्जा, ठीक है। कोई बात नहीं, यदि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, आप लोग नहीं। आपको तो उसे पढ़ना है, मैं उसका करेक्ट करके दूंगा। फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? फीफा नाम क्या है? फीफा, ठीक है, फीफा। तो किससे संबंधित हो सकता है? फुटबॉल से, ठीक है, फुटबॉल से। चलिए अगला क्वेश्चन है, कबड्डी में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में प्रत्येक खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। बताइए डेविस, यहाँ के जो ऑप्शन है वो नीचे के लिए चले गए, क्योंकि जो टाइपिस्ट है उसने मिस्टेक कर दिया, तो मैं ऑप्शन ला के यहीं पर कर दूंगा, ठीक है। डेविस कप किससे संबंधित है? वैसे डेविस कप टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से संबंधित है, ठीक है। जब टेनिस से संबंधित हो, टेनिस राइट आंसर कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब मैं ऑप्शन ला के देता हूँ, ये ऑप्शन है फुटबॉल, बैडमिंटन, सब कुछ, ठीक है। और लेकिन बट इसका आंसर क्या है सही? टेनिस, ठीक है। तो डेविस, देखो याद रखना, डेविस शाह, पीछे शाह आता है। टेनिस में पीछे शाह आता है, तो शाह और शाह, तो डेविस और टेनिस कभी नहीं भूलना। 3 अक्षर इसमें है, 3 इसमें है बस। साथ में मैं सिखाने की भी प्रैक्टिस रखता हूँ, ओके, ताकि आप लोग सीखें। हमारा काम ही है सिखाना, हमें क्या यार। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? बताइए, सुब्रतो कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? बताइए सुब्रतो। देखो यहाँ पर सुब्रतो भी फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। भले उसका नाम है सुब्रतो कप और फुटबॉल, दोनों में मैच बिल्कुल भी नहीं खा रहा है, फिर भी हमको याद रखना है।
तो सुब्रतो और फुटबॉल, तो क्या बनेगा इसका कोड? पीछे ता, पीछे ला, तो बॉल और तो। कोई बात नहीं, फुटबॉल का सुब्रतो से अपना कनेक्ट, इसको कनेक्ट किए रहना, ठीक है। अपने दिमाग में कनेक्ट कर लेना कि फुटबॉल और सुब्रतो का कनेक्शन बना लेना, तो याद रहेगा। डर्बी, बताइए। देखो डर्बी का बन जाएगा बहुत अच्छा कोड। डर्बी कभी नहीं भूलेगा, मैं सिखा दूंगा इसको, जिसको भी नहीं याद रहता कि डर्बी किस खेल से संबंधित, मैं सिखा दूंगा। देखो डर्बी का मतलब होता है डरना। क्या? डरना। और जब आप डरते हैं तो आप क्या करते हैं? दौड़ लगा जाते हैं, तो घुड़दौड़। आया समझ में? डर्बी यानी डरना, तो डरने से लोग दौड़ लगा जाते हैं, और दौड़ लगा जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जब आप डर जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? दौड़ लगा जाती है, तो घुड़दौड़, याद रखना इसको। चलिए, टेबल टेनिस में अधिकतम अंक तक बताइए। टेबल टेनिस में अधिकतम कितने अंक तक खेला जाता है? टेबल टेनिस को अधिकतम से अधिकतम कितने अंक तक खेला जाता है? तो राइट आंसर 25 है शायद इसका आंसर, ठीक है। 25 कहाँ तक? 25 अंक तक। 25 नहीं हुआ तो 21 यार, मिस्टेक हो रही, सॉरी यार, ये तो मिस्टेक हो गया। जो टेबल टेनिस है वो 11 तक, ठीक है, वो मिस्टेक हो गया मुझसे, क्या करें यार, हो ही जाता है। तो राइट आंसर इज ए, ठीक है। 11 आंसर है टेबल टेनिस में, अधिकतम अंक 11 तक। ओके, चलिए, पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब आयोजित हुआ था? पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब आयोजित हुआ था? पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब आयोजित हुआ था, बताइए। तो ये हुआ था 1975 में, ठीक है। चलिए, अब राइट आंसर हो गया 1975। इसका आंसर बताइए आप लोग। रोलेक्स मास्टर्स, क्या है इसका आंसर? तो रोलेक्स मास्टर्स किससे संबंधित है? इसका एक ऑप्शन और है जो मैं अभी बता देता हूँ, 1 मिनट। वो ऑप्शन कहाँ पर है? 3 ए है इसका ऑप्शन, 1 नीचे होगा, ठीक है, ए है। तो इसका आंसर क्या है? रोलेक्स का टेनिस से, ठीक है। तो रोलेक्स मास्टर्स, देखो मास्टर्स, ओके, इसका नाम मास्टर्स, पीछे शाह आ रहा है, इसीलिए टेनिस में पीछे शाह आ रहा है, ठीक है। तो टेनिस और मास्टर्स याद रखना। बताइए, बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, 5 खिलाड़ी होते हैं। चलिए, अब थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि समझाने लायक क्या है उसमें, कुछ नहीं, हमें याद ही तो करना। जो राइडर कप है वो क्या है? गोल्फ। राइडर का मतलब होता है जो गाड़ी से जो राइडर चलते हैं ना, वो कितनी स्पीड से चलते हैं? 300 की स्पीड से। तो राइडर और गोल्फ का मतलब गोल हो जाते हैं, जब वो अपनी स्पीड से चलते हैं तो गोल हो जाते हैं। ओके, तो राइडर का उसका कनेक्ट बना के रखना, ठीक है, अपने आप में एक कोड बना के रखना, भूलेगा ही नहीं, क्वेश्चन तो भूलेगा ही नहीं। पहला ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? पहला ओलंपिक बताइए। पहला ओलंपिक 1948, 60, 72, 88। तो पहला ओलंपिक 1960 में, ठीक है। कब? 1960 में। चलिए, अच्छा 1 मिनट, मैं इसकी थीम भी दे देता हूँ। देखो, पहला ओलंपिक 1960 में तो हुआ था, साथ में देखो भारत का जो पहला जो ओलंपिक खेल है वो 1960 में तो हुआ था, बट रोम और इटली में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? रोम और इटली में, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दूंगा। पहला ओलंपिक कब हुआ था? तो पहला ओलंपिक हुआ था 1960 में, और रोम में और इटली में, ठीक है। चलिए, पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर है सी, 4 वर्षों में, ठीक है, बाकी सब गलत है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 मिनट, इसका हम डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ पर लिखे हैं, जो यहाँ पर पीपीटी में सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता क्यों नहीं सकता। पैरा ओलंपिक खेलों की तरह हर साल 4 वर्ष में एक बार आयोजित होते हैं, ठीक है। ओलंपिक खेलों की तरह हर साल 4 साल में एक बार आयोजित किए जाते हैं। बताइए इसका आंसर।
ओलंपिक खेलों का पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किस संगठन द्वारा होता है? तो पैरा ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो किस संगठन द्वारा होता है? आईपीसी के द्वारा। किसके द्वारा? आईपीसी यानी इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। ठीक है, चलिए देखो ये दिया गया आंसर इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी आईपीसी। और कब? 1989 में गठित आईपीसी पैरा ओलंपिक खेलों के संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ठीक है, चलिए समिति का काम ही होता है संभालने का। भारत ने पहला पैरा ओलंपिक पदक किस खेल में जीता था? बताइए। भारत ने यानी कि इंडिया ने पहला पैरा ओलंपिक पदक है वो कौन से खेल में जीता था? एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। तो वो एथलेटिक्स में, किसमें? एथलेटिक्स में जीता था। ठीक है, राइट आंसर इज ए। बाकी सब काट दो। अरे यार ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन आंसर है। 1972 में पैरा ओलंपिक खेलों में मुरलीकांत पटेकर ने एथलेटिक्स स्विमिंग में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। किसने जीता था ये? मुरलीकांत पेटकर ने, और वो भी 1972 में। कब? 1972 में। तो याद रखना 1972 में जो पैरा ओलंपिक जो जीता था वो किसने जीता था? मुरलीकांत पेटकर ने एथलेटिक्स स्विमिंग में। ठीक है, और भारत के लिए स्वर्ण पदक इसमें जीता था। तो ये थीम्स लाइन में इसलिए लगा देता हूँ, इससे कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, एक के साथ चार एक क्वेश्चन में यदि आपके 4 क्वेश्चन होते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में कितने पदक जीते? 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने यानी कि इंडिया ने भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने 19 पदक जीते थे। कितने? 19 पदक। ओके, 19 पदक। अच्छा, इसकी थीम जो यहाँ पर लगी हुई है वो भी देख लो। भारत ने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में, जो टोक्यो में हुआ था 2020 में पैरा ओलंपिक, उसमें इंडिया ने 19 कुल पदक जीते थे। 5 स्वर्ण पदक जीते थे, 8 रजत और 6 कांस्य के। ठीक है, तो इनको याद रखना। चलिए, भारत की पहली महिला पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन सी ऐसी महिला है इंडिया की जिसने सबसे पहले पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बनी? ठीक है, तो वो हो सकती है, बताइए आप लोग बताइए, फिर मैं बताता हूँ। वो कोई नहीं, वो अवनी लेखरा है। कौन सी है? अवनी लेखरा। ठीक है, तो अवनी लेखरा ने क्या जीता था? स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन आप लोगों से है मेरा, पैरा ओलंपिक खेलों में क्या है क्वेश्चन? अरे यार क्वेश्चन निकल गया शायद ऊपर। देखो, अवनी लेखिया ने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में शूटिंग में, किसमें? शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, 10 मीटर की एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। ओके, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के लिए क्या? पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के लिए सबसे ज़्यादा जो पदक जीता वो एथलीट कौन है ऐसा जिसने सबसे ज़्यादा जीता? वो है देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, राइट आंसर इज बी, देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, देवेंद्र झाझरिया जेवलिन थ्रो भारत के पहले और एकमात्र दोहरे पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने। बस इसको इनके बारे में इतना ही सीखना है, देवेंद्र झाझरिया के बारे में, कि ये जेवलिन थ्रो भारत के पहले एकमात्र दोहरे पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने। ठीक है, स्वर्ण का पदक जीता था इन्होंने। कौन सा शहर 2024 पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? 2024 में कौन सा शहर पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? ओके, कौन करेगा बताइए आप लोग, कौन सा शहर करेगा? लॉस एंजलिस या फिर टोक्यो, पेरिस, बीजिंग? तो पेरिस करेगा। कौन करेगा? पेरिस करेगा। ये दिया गया 2024 में पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस, फ्रांस करेगा। ठीक है, पैरा ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य मोटो
आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है, तो इसका मोटो है स्पिरिट इन मोशन। ठीक है, स्पिरिट इन मोशन। और यहाँ पर भी दिया गया है, देखो कंप्लीटली छाप दिया गया है। ठीक है, गति में आत्मा, स्पिरिट इन मोशन, गति में आत्मा। ठीक है, गति में आत्मा, स्पिरिट यानी आत्मा, मोशन यानी कि गति। पैरा बैडमिंटन को पैरा ओलंपिक खेलों में पहली बार कब जोड़ा गया था? पैरा बैडमिंटन को पैरा ओलंपिक खेलों में पहली बार कब जोड़ा गया था? तो 2020 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2020 में। ठीक है, इसके बारे में और भी मैं बता दूं यहाँ पर। टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक खेलों में पहली बार पैरा बैडमिंटन को शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में कंप्लीट सॉल्यूशन वाली लाइन में लगा देता हूँ। ओके, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाए तो थोड़ा बहुत याद तो रहे हमें। जब तक आप डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, किसी भी एजुकेटर का कंटेंट आपके माइंड में नहीं धसेगा। ठीक है, कोई भी एजुकेटर हो, एजुकेटर का काम है पढ़ाना, पढ़ना आपका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित रेसिप्रोकल टैरिफ का भारतीय रुपये पर क्या संभावित प्रभाव पड़ा? बताइए। इसका प्रभाव सीधा सा पड़ा था कि जो रुपये का मूल्य है, वो घटेगा। ठीक है, रुपये का मूल्य घटेगा। देखो यहाँ पर लाइन दी गई है, उस लाइन को मैं कंप्लीटली समझाने का प्रोसेस यानी कि कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। अमेरिकी जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित रेसिप्रोकल टैरिफ के कारण भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट की संभावना है, क्योंकि ये टैरिफ भारत के निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, जब ये भारत के निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं। मार्च 2025 में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वृद्धि दर क्या थी, जो पिछले 8 महीनों में सबसे तेज थी? कितनी थी? वो थी 58.1, कितनी? 58.1। मार्च 2025 में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वृद्धि 58.1 थी, जो पिछले 8 महीनों में सबसे तेज थी। मुख्यतः घरेलू मांग में वृद्धि करना। किसमें? घरेलू मांग में वृद्धि करना। ठीक है, घरेलू मांग में वृद्धि करना। चीन ने भारत के साथ व्यापार सहयोग बढ़ाने के लिए किस प्रकार की इच्छा शक्ति जगाई? बताइए। तो उन्होंने भारतीय उत्पादों के आयात में वृद्धि की। ठीक है, इनकी थीम दी गई है कि चीनी राजपूत ने भारत के अधिक उत्पादों के आयात और व्यापार सहयोग बढ़ाने की इच्छा शक्ति व्यक्त की है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार संगठन यानी मजबूत हो सके। ठीक है, भारत और चीन के बीच क्या हो? व्यापार मजबूत हो। इसलिए चीन ने क्या किया? भारतीय उत्पादों के आयात में वृद्धि की। स्पेसएक्स द्वारा 1 अप्रैल 2025 को लॉन्च किए गए फ्रेम टू मिशन की क्या विशेषता थी? तो इसकी विशेषता थी, यह पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के भी ऊपर गुजर गया है। ठीक है, चलिए, इसके साथ थीम भी दी गई है, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। स्पेसएक्स का फ्रेम टू मिशन पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से गुजरा, जिसे 1 अप्रैल 2025 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, बट 1 अप्रैल 2025 को किया गया था, लेकिन न्यूज़ 1 अप्रैल 2025 को नहीं आ सकती। न्यूज़ 2 अप्रैल को ही आएगी। 1 अप्रैल का जो करंट अफेयर है वो 2 को आएगा, क्योंकि हमें बनाने में आता तो 1 को, बट हमें बनाना पड़ता है ना। गुजरात के बनासकांठा जिले में 1 अप्रैल 2025 को हुए पटाखा गोदाम विस्फोट में कितने लोगों की मृत्यु हुई? बताइए, इसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई? गुजरात के बनासकांठा जिले में 1 अप्रैल 2025 को हुए पटाखा गोदाम विस्फोट में मुझे लगता है मिनिमम 21 लोगों की मृत्यु हुई यहाँ पर, या 25 की हुई होगी, 21 की।
ठीक है। 21 लोगों की मृत्यु हुई थी अभी गुजरात के बनासकांठा जिले में। ठीक है, क्या क्या मचा यार। 1 अप्रैल 2025 को गुजरात के बनासकांठा जिले में एक पटाखा गोदाम में हुए विस्फोट से कम 21 लोगों की मौत हो गई है। लोगों अपनी द्वारा खुद मौत रच लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया में सब कुछ चलता रहता है। अब बताइए, अगला क्वेश्चन ये है आप लोगों के बिल्कुल जस्ट सामने। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए हाल ही में किस राज्य में विधेयक पारित किया गया? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। बताइए त्रिभुवन। तो क्या है इसका आंसर? राइट आंसर इज बी। ठीक है, क्या है? राइट आंसर इज बी। तो बी इसका राइट आंसर है, यहाँ पर भी दिया गया है। और इसकी थीम पढ़ लेते हैं एक बार, व्याख्या पढ़ लेते हैं। लोकसभा ने गुजरात के आनंद में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया, जिसका नाम सहकारी आंदोलन के अग्रणी त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर रखा गया। तो जब भी आप इसको सीखते हैं करंट अफेयर को, मेरे क्वेश्चनों को, तो आपको कुछ नहीं, सबसे पहले इसमें थ्योरी भी देखनी है। ठीक है, थ्योरी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी थ्योरी में से जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है गुजरात, ठीक है, एक आंसर गुजरात है। इस गुजरात को ना पूछकर एग्जामिनर ने त्रिभुवन के बारे में पूछ लिया, फिर क्या करोगे? तो थ्योरी को पढ़ना जरूरी है, रटो मत, बस बार बार प्रैक्टिस करने से आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट, ठीक है, नामक नौसैनिक अभ्यास में कितने देशों की नौसेनाएं भाग लेंगी? इसमें 9 देशों की। ठीक है, राइट आंसर है सी। अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट नामक नौसैनिक अभ्यास में भारत, तंजानिया, देखो भारत, इसमें भारत, तंजानिया, कोमोरोस और जिबूती, इरिट्रिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स और दक्षिण अफ्रीका की सेना भाग लेगी। तो 9 सेना भाग लेंगी इसमें। बताइए 2 अप्रैल 2025 को राजस्थान के उदयपुर में किसका गद्दी उत्सव मनाया गया? 2 अप्रैल 2025 को राजस्थान के उदयपुर में किसका गद्दी उत्सव आयोजित किया गया? ठीक है, 2 अप्रैल 2025 को राजस्थान के उदयपुर में किसका गद्दी उत्सव? अरे यार, ये अभी लक्ष्य सिंह का मेवाड़ में किया गया। ठीक है, इसको पढ़ लो एक बार, पढ़ लो आप लोग, स्वयं पढ़ो इसको, व्याख्या को स्वयं पढ़ो आप लोग। 2 अप्रैल 2025 को उदयपुर के सिटी पैलेस में लक्ष्य सिंह मेवाड़ का गद्दी उत्सव किया गया। उन्हें मेवाड़ के 77वें महाराणा प्रताप के रूप में स्थापित। ठीक है, तो इनको 77वें महाराणा प्रताप के रूप में स्थापित किया गया है। चलिए बताइए, भारत सरकार ने अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिकी आयातों पर कितने अरब डॉलर टैरिफ में कटौती करने पर विचार किया है? 23 अरब डॉलर, मिनिमम 23 अरब डॉलर। ठीक है, तो भारत सरकार ने अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिकी आयातों पर कितने अरब डॉलर के टैरिफ में कटौती करने पर विचार किया है? तो 23 डॉलर। ठीक है, 23 डॉलर, राइट आंसर इज डी। देखना यहाँ पर मैंने आंसर भी देखो, कंप्लीट सॉल्यूशन देखा करो, क्योंकि
इसमें आपको एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं और आपका दिमाग भी क्वेश्चन याद रहता है कि हमने जो थ्योरी पढ़ेंगे आप तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद होता है। देखो, अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने की आप स्वयं पढ़ लिया करो। सरकार ने $23 अरब मूल्य के अमेरिकी आयातों पर टैरिफ में कटौती करने पर विचार किया है। आप स्वयं पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आप स्वयं क्वेश्चन को पढ़ा करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और मैक्सिमम आज तो मैक्सिमम क्वेश्चन हो गए, क्योंकि स्ट्रेटेजी के, करेंट अफेयर और पैरा ओलंपिक मैंने सब कुछ उसमें साझा किया था। ओके, तो मैं मिक्स प्रैक्टिस करा देता हूँ ताकि आपका ना तो स्ट्रेटेजी के रहे, ना करेंट अफेयर रहे, ना खेल से संबंधित कोई छूटे। अब हम बात करेंगे कि जिन भी विद्यार्थियों को प्रॉब्लम है, जैसे आप लोगों को एग्ज़ाम तो देना ही है, आज अगली साल देना है, इस साल देना है और अगली साल देते जाना है, तो एक ना एक एग्ज़ाम आप लोग देते हैं। तो एसएससी रेलवे के लिए मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन निकाला है किसका, पॉलिटी का। कुछ बच्चे पॉलिटी में नहीं पढ़ पाते उतने, तो मैं स्वयं के द्वारा इतना समझाऊंगा, उसमें इतना समझाता हूँ। जो मेरा VOD बैच है इसमें अच्छे से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो एक बार इस बैच को लेकर के देखेंगे आप, पॉलिटी कंप्लीट मिलेगी इसमें और वही टॉपिक मिलेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, मानविंद क्लासेस एप्लीकेशन पर जाना है। देखो, ये मानविंद क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है और मानविंद क्लासेस एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में लगी है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उस पर डेली फ्री टेस्ट सीरीज के 15 क्वेश्चन मिलेंगे। और संजीवनी पॉलिटी बैच 4.0 एक छोटा मोटा बैच नहीं है, बट इसका प्राइस मैंने 299 कर दिया है। ठीक है, अभी कितना 50% ऑफ मिल जाएगा आपको। कौन सा कूपन कोड लगाने पर, कूपन कोड यदि आप लगाते हैं MC098, ठीक है, इस पर आपको 50% मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 50% ऑफ मिल जाएगा। ओके, तो मेरा ये VOD बैच भले ही है, इसमें आपको डाउट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बट इसमें टेस्ट सीरीज, PDF और VOD यानी कि वीडियो लेक्चर, तो बहुत ही बिंदास तरीके से मैंने इसमें पढ़ाई है क्लासें, और अच्छे से क्लास अपलोड किए, देख लेना एक बार। और मैं तो इसलिए करूँगा, बार बार कहूँगा, जिसको भी प्रॉब्लम है तो आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और मेरा नाम मानविंद है और मैं GS का टीचर हूँ। ठीक है, तो GS में मैं हिस्ट्री, पॉलिटी अच्छे से पढ़ा लेता हूँ। और तो आज के लिए बस इतना ही। और जिन भी विद्यार्थियों को कोई भी नीड है, कोई भी ज़रूरत है, तो मुझे कॉल कर लिया करें, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि और भी विद्यार्थी देख सकें। मेरा बैच ज़्यादा महंगा नहीं रहता है और मैं ना ज़्यादा डिस्काउंट भी नहीं देता हूँ। डिस्काउंट मैं इसलिए नहीं देता हूँ ज़्यादा, क्योंकि मेरे बैच ज़्यादा महंगे होते ही नहीं हैं डिस्काउंट लायक। ठीक है, मैं पहले से ही उनको लिमिटेड रखता हूँ। हर एक बच्चे के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ना वो खरीद सकता। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि एक टीचर को सिर्फ यही आवश्यकता रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनकी वीडियो को शेयर करें, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कंटेंट देना मेरा काम है। सुबह मॉर्निंग में 9 बजे साइंस की क्लास अपलोड होती है, उसको देखिएगा। साइंस में मैं कंप्लीट SSC और रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स दोस्तों।